नमस्कार। डिकोड विथ रोहित रोहन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज का ये स्पेशल प्रोग्राम है, महिलाओं के ऊपर है और सिर्फ महिला प्रवक्ता ही आज इस प्रोग्राम में जुड़ी हुई हैं। तो आज जो है लेडीज़ ही बताएँगी अपनी समस्या, लेडीज़ ही आपस में डिस्कस करेंगी और हम देखेंगे कि हम क्या आज एक कंक्लूजन पे आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं। मुद्दा वही है, महिलाओं के खिलाफ हो रहे क्राइम और जिस तरीके का पॉलिटिक्स हो रहा है, जिस तरीके से जातिवाद देखा जा रहा है, धर्म देखा जा रहा है, विचार देखा जा रहा है, सपोर्टर्स देखे जा रहे हैं, वोट बैंक्स देखे जा रहे हैं। ये पहले कभी नहीं होता था, ये जितना अभी होने लगा है 10 साल पहले कभी नहीं होता था। जब से मोदी जी की सरकार आई है या एग्रेसिव हिंदुत्व की सरकार आई है, तब से अगर आप इस तरह की घटना देखें, जब बड़े हिलेरियस क्राइम को भी धर्म में बदल दिया जा रहा है, धार्मिक लोगों के द्वारा इसकी पहचान की जा रही है। ये एक बहुत ही शर्मनाक पहलू आ गई है भारत की राजनीति। अभी आपने देखा होगा, पहले तो राहुल गांधी या अखिलेश ने कोई स्टेटमेंट देने से मना कर दिया और फिर जब पत्रकार अखिलेश के पीछे पड़ गए तो उन्होंने कहा कि पहले इसका डीएनए टेस्ट कराओ और लाइव डिटेक्टिव टेस्ट कराओ। यानी कि एक नाबालिग बच्ची जिसका लगभग 2.5 साल से बलात्कार हो रहा था, उसके फेवर में आने के बजाय अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं कि उस लड़की का लाइव डिटेक्टिव टेस्ट कराया जाए और डीएनए टेस्ट कराया जाए। खैर, इससे ज्यादा शर्मनाक बयान तो नहीं हो सकता, लेकिन अखिलेश और उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव इस तरह के बयान मुसलमानों के फेवर में देने के लिए जाने जाते हैं। वो किसी भी लेवल तक के घटिया पे गिर सकते हैं, मतलब उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए अखिलेश यादव किसी भी लेवल पे गिर सकते हैं, उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है। आइए इसी पर डिस्कस करते हैं हम अपना। इस डिस्कशन में हम सिर्फ अयोध्या का ही मुद्दा नहीं लेंगे, इस डिस्कशन में हम मणिपुर भी डिस्कस करेंगे। हम इस डिस्कशन में जिस तरीके से झारखंड में हो रहे हैं धर्म परिवर्तन के नाम पे, जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। बट वो सारे डिस्कशन का केंद्र बिंदु महिलाएं होंगी और महिलाएं इसका जवाब देंगी और वही आपस में सवाल पूछेंगी और वही आपस में जवाब भी देंगी। तो आज मैं आपको परिचय कराता हूँ। हमारे साथ कविता सिंह जी हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, हमारे साथ पद्मा जी हैं जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, हमारे साथ श्वेता जया जी हैं जो जर्नलिस्ट हैं, और थोड़ी देर में अभी नीलम जी जुड़ेंगी, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो सबसे पहले श्वेता जी आपसे शुरू करते हैं। आप एक पिच सेट कीजिए, फिर दोनों पार्टियां अपने अपने पार्टी लाइन के आधार पर आपको जवाब देंगे। जी बिल्कुल। महिलाओं के खिलाफ अपराध की हम बात कर रहे हैं। अभी एक घटना घटी है जो अयोध्या में, तो इससे ये पीक पे गया। इस तरह से बहुत बार बहुत ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे कि ये मामला उठता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो मामले जैसे ही शांत होते हैं फिर हम इन सब चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि भले ही किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार होने पर मामले बढ़ते हों, 1000, 1500, 2000 तक की सालाना वृद्धि देखी जाती है, या कुछ लोगों की जो अजीबोगरीब बातें सामने आती हैं, जैसे मुलायम सिंह जी की, कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, या इस तरह की और भी चीजें कि इस सरकार में, खास करके बीजेपी गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, कि इसमें इस तरह की सोच ज्यादा बढ़ी है कि जाति और धर्म के आधार पर जो रेपिस्ट हैं या जो दूसरे अपराध करने वाले लोग हैं या जिन बच्चियों के साथ हो रहे हैं मामले, तो उस आधार पर डिफरेंशिएट किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो हमें देखना होगा वो इसके जड़ में जाकर देखना होगा कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है, खासकर उसी के बाद से हम परिस्थितियों को देखते हैं, क्योंकि उसके पहले परिस्थितियां हमारे हाथ में पूरी तरह से नहीं थी। तो सामाजिक तौर पर बात कर लीजिए, सरकारी तौर पर कि सरकार इसके लिए क्या कुछ बना रही है, संवैधानिक तौर पर कि संविधान में क्या कुछ महिलाओं को दिया गया है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर कि जो लोग चुन के वहां तक जा रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि ना होकर के, वो जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है उसके जो लोग हैं, वो किस तरह से इन चीजों को ले रहे हैं, उनका जो नजरिया है वो महिलाओं के प्रति कैसा है और उनके प्रति अपराध इन्हीं सब चीजों से प्रभावित होते हैं। जिस तरह की मानसिकता होगी समाज की, उसी तरह के जो समाज होगा वही जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजेगा, वही ब्यूरोक्रेसी में वही लोग जाएंगे, चाहे वो मर्द हो या फिर औरतें हो, और उसी आधार पर तय होगा कि महिलाओं की स्थिति या किसी भी मामले की स्थिति समाज में कैसी रहने वाली है। इसमें मैं देखती हूँ कि बहुत दुर्भाग्य के साथ मैं ये कहना चाहूंगी, इसको बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं संविधान के बारे में उल्टा सीधा कुछ बोल रही हूँ, लेकिन हमारा संविधान ही महिलाओं को बराबरी का हक नहीं देता। अगर बराबरी का हक है, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगी कि अगर बराबरी का हक है तो चाहे हम आधार कार्ड ले लें, पासपोर्ट ले लें, वोटर आईडी ले लें, डोमिसाइल ले लें, जितने भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन है उसमें पिता या पति का नाम क्यों लिखा जाता है? उसमें एक महिला को वो अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है वहां माँ का नाम हो या फिर माता पिता दोनों का नाम हो, या फिर ये उनको कहा जाए कि वो माता या पिता में से किसी एक का नाम लिख सकते हैं। जो औरत अपने शरीर का अंश पैदा कर रही है, उसके लिए दिन रात जाग रही है, कष्ट सह रही है, बहुत सबसे ज्यादा त्याग कर रही है, उसका नाम वो उसका बेटा कहलाएगा ही नहीं।
माँ बाप का जहाँ दोनों का नाम लिखना चाहिए, वहाँ किसके बेटे हो भाई, तो फलाना के बेटे हैं, वो अपने पिता का नाम बताता है। तो यहाँ तो संविधान ने डिस्क्रिमिनेट कर दिया। फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि संविधान महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का अधिकार देता है? तो जड़ तो वही है। दूसरी चीज, भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहाँ की पैसे लेकर के बदले में लड़कियों से शादी की जाती है। दुनिया का कोई ऐसा घिनौना दूसरा देश, इस शब्द का मैं प्रयोग कर रही हूँ, नहीं है जहां महिलाओं से पैसे लेकर के बदले में उनसे शादी की जाए। और दुनिया का इकलौता ऐसा देश भी है जहाँ की सबसे ज्यादा महिलाएं, महिलाएं तो नहीं कहूंगी, लड़कियां पेट में मारी जाती हैं या जस्ट पैदा होने के 2 से 4 घंटे के बाद मार दी जाती है, यानी भ्रूण हत्या। तो जब हम इसकी जड़ में ही नहीं जाएंगे तो राजनीतिक पार्टियों को क्या दोष देना और किसी और को, लॉ एंड ऑर्डर को क्या दोष देना? समाज से उसकी शुरुआत हो रही है, समाज से ही ब्यूरोक्रेसी के लोग निकल रहे हैं, समाज से ही जनप्रतिनिधि निकल रहे हैं। तो पहले संविधान में संशोधन कीजिए, समाज में समाज की सोच को बदलने के लिए मूलभूत सुविधाएं जो है उनको दीजिए कि शिक्षा, प्रचार, तरह तरह की चीजें जो कि समाज की मानसिकता को बदलने के लिए आए, और उसके बाद हम इनको बदल सकते हैं। भारत में प्रतिदिन 86 केसेस हैं महिलाओं के रेप के, हर दिन महिलाओं के साथ 86 महिलाओं के साथ रेप होता है। तो हम किसी एक अयोध्या, किसी एक मणिपुर की बात क्यों करें? हम इसके जड़ में क्यों न जाएं? ये मेरा शुरुआती सोच। ठीक है। नीलम जी, आपका शुरुआती स्टेटमेंट, क्या ये कल्चरल प्रॉब्लम है जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है? क्या ये पॉलिटिकल इश्यूज है कि उस तरीके के कानून नहीं बने हुए थे भारत में, या आज भी कानून है तो उस तरीके से पालन नहीं हो रहा है? लोग पुलिस के पास जाते हैं तो बार बार चक्कर काटना पड़ता है, हिलोरियस क्राइम में भी केस रजिस्टर नहीं होता। क्या पॉलिटिशियंस का माइंडसेट है कि वो धर्म और जाति को देख के किसी भी एक्शन को करते नहीं करते हैं? अब यह भी सवाल उठने लगा है कि योगी जी का जो बुलडोजर है वो भी धर्म को देख के, जाति को देख के चलता है। अगर मुस्लिम क्रिमिनल है तो जल्दी भागेगा, नहीं है तो फिर वो भी ठंडे गुड़िया बिस्तर में चला जाता है। बहुत सारी चीजें जो श्वेता जी ने उठाया है, उन सब पे आपका स्टार्टिंग ओपनिंग कमेंट्स क्या है, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हमारे देश में जितने भी धर्म हम गिन सकते हैं, उन धर्मों के अलावा एक और धर्म का पालन होता है, वो है महिलाओं का धर्म। जब महिलाओं पर बात आती है तो सारे धर्मावलंबी एक तरफ हो जाते हैं और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है। जबकि हर समय यही मांग उठती आई है कि ना तो इसमें पॉलिटिक्स को शामिल किया जाए, अगर महिलाओं के खिलाफ कोई भी अपराध होता है तो सबसे पहले उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, क्या है। और जो इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही है, बार बार समाज जो है महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट बना रहा है, इसका कारण कहीं ना कहीं श्वेता जी जैसा कह रही थी कि सांस्कृतिक जो हमारी जो परवरिश है, हमारा जो समाज है, हम समाज को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, यकीनन वो समाज इसके लिए जिम्मेदार है। जिस तरह से लड़कियों को दोयम दर्जा प्राप्त है, हम चाहे भले ही कह लें कि हम बहुत 21वीं सदी की नारी बन चुके हैं, हम बहुत अग्रणी हो चुके हैं, हमें बहुत सारे अधिकार मिल गए हैं, लेकिन हमें अंदर से बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमें कितने अधिकार मिले हुए हैं। घर हो, समाज हो, चाहे देश हो, हर जगह पर दोयम दर्जे का जो सलूक है हमारे साथ किया जाता है। हर जगह ये जताने की कोशिश की जाती है कि तुम महिला हो, तुमको दबकर ही रहना चाहिए। और बलात्कार के मामले में भी यही चीज होती है, और हमारा समाज जिसके साथ बलात्कार होता है उसको भी ऐसे ही देखता है, गलती उसकी है, उसने गलत किया है। बलात्कारी की कोई गलती नहीं, क्योंकि वो तो पुरुष है, वो तो बलात्कार करेगा ही, लेकिन महिला की गलती है क्योंकि उसके साथ बलात्कार हुआ है। ये समाज की सोच है, और शायद इसीलिए पुरुष इस तौर पर भी महिला को लगातार दबाता आ रहा है, लगातार ये करता आ रहा है। फिर चाहे आप पॉलिटिकली कहिए, चाहे सामाजिक कहिए, चाहे किसी भी स्तर पर कहिए, महिलाओं को दबाने का एक जरिया ये भी है कि उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, और प्रताड़ना के बाद भी उन्हीं पर लांछन लगाया जाए कि गलती तो तुम्हारी ही रही होगी, तभी ये सब हुआ है। जी पद्मा जी, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट। देखिए, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं इस देश में, हर बार उनको डाउन प्ले किया जाता है, और यहाँ तक कि अभी पिछले 10 सालों में तो इसमें धर्म की भी बात हो रही है, जो धर्म के हिसाब से भी उनको बांटा जा रहा है। देखिए, रेप होता है किसी भी महिला का होता है, उसमें ना मुस्लिम होता है, ना हिंदू होता है, ना सिख या ईसाई होता है। महिला को न्याय देने के बजाय इसमें धर्म या जो अव्वल मतलब अगड़ी जाति के लोग हैं, जैसे हुआ था हाथरस में, वैसे ये पुलिस का जो तंत्र है
उनको बचाने की कोशिश करता रहता है। और ये हमारे जुडिशियरी में भी आपने देखिए कितने सारे जो सनसनीखेज जो हीनियस क्राइम्स जो हुए हैं उसमें भी आपके जो जजमेंट्स आए हैं, जजेस में भी आप देखिए कितने डिफरेंसेस हैं। आप पॉक्सो केस में जो देखिए एक हुआ था जो केस था बीएचयू का, बीएचयू में आईआईटी की बच्ची थी, शी इज नॉट वो माइनर तो नहीं थी, लेकिन जो वहां के जो आरोपी थे, उस केस के जो आरोपी थे वो एबीवीपी के और बीजेपी आईटी सेल के मेंबर्स थे जो काफी हाई लेवल पे थे बीजेपी आईटी सेल में। तो उनका जो केस था तो उन्होंने उसको उनके ऊपर जो 2 महीने के बाद उनको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद उनके ऊपर क्या लगाया चार्जेस, गैंगस्टर एक्ट। बताइए इस तरह का जो भेदभाव किया जाता है तो उसपे अभी हम क्या करें। अभी ये जो अयोध्या का केस हुआ है उसमें इमीडिएटली बुलडोजर लेके चल दिए योगी जी, उनकी माता जी से मिले, उनके मतलब उनका जो आरोपी है मोहित खान, उनके पूरे प्रॉपर्टीज की जांच हो रही है, उनका प्रॉपर्टीज गिरा भी दिया गया है, 3 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। भाई इतने सारे केस तो यूपी के हाथरस है, उन्नाव है, और कौन से है, कितने केसेस हैं, जितने केसेस हैं। जो बीएचयू का केस है उसमें तो बाबा जी का बुलडोजर ठंडा पड़ा था, बुलडोजर में शायद पेट्रोल नहीं था या ड्राइवर नहीं था, मुझे समझ में नहीं आया क्यों इस तरह का भेदभाव खुद करते हैं। देखिए आपको याद होगा सेंगर का केस, जो उन्नाव का केस था, सेंगर का केस है जहाँ पे लड़की जो नाबालिग थी वो बच्ची जाके यूपी सीएम के घर के सामने खुद को मोलेस्ट करने, मतलब खुद को खुद के ऊपर खुद को मारने की कोशिश कर रही थी, तब जाके प्रशासन या जो पुलिस तंत्र है जागा। उसके बावजूद भी उसके पिताजी को हिरासत में पुलिस कस्टडी में उनको मार दिया गया, उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया गया। तो आखिर में क्या हुआ कि मतलब इतनी सारे प्रेशर के बाद 2-3 साल के बाद जो सेंगर को उम्र कैद की सजा मिली है। उसी तरह आप देखिए हर केस में जहाँ पे होता है कि जहाँ पे बीजेपी के लोग इन्वॉल्व होते हैं वहां पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमें कोई ये नहीं है कि भाई ये बीजेपी का है या कांग्रेस का है या सपा का है या किसी और का है, हमें जो है वापस आते हैं। हाँ। अभी तो हम पहले आपका ओपनिंग स्टेटमेंट ले रहे थे। कविता जी आप अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दीजिए, जो ओवरऑल महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है या क्राइम हो रहे हैं उसके ऊपर आपका क्या विचार है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी रोहित जी, आपने बहुत ही अच्छा विषय उठाया है आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। जैसे कि हम देखते हैं कि आज के दौर में महिलाएं किसी भी मामले में या क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। घर हो या कार्यस्थल हो, महिलाएं आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला करके चल रही हैं। हमारा समाज के पिछले कई दशकों से हम देख रहे हैं कि काफी सुधार भी आया है, काफी बदलाव आए हैं हमारे कानून में, अधिनियम में, और सख्ती से उस चीज को कार्यान्वित भी किया जा रहा है। लेकिन क्या कारण है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है महिलाओं को? तो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे हम लोगों को खास करके एज अ पेरेंट या गर्ल चाइल्ड के पेरेंट या अभिभावक उसके या महिला होने के नाते जो भी कानून है और जो भी चीजें हैं जो सरकार जो बनाई है उनकी जानकारी होनी चाहिए सभी महिलाओं को या औरतों को, या हम अपने लड़कियों को दें कि हम चाहे हम घर से बाहर निकलते हैं, चाहे घर हो, घर में भी हिंसा है, बहुत तरह की हिंसा है जिसको कि कैसे लड़कियां फेस करें और किस तरह से उससे बाहर आए। या आप जॉब करने के लिए जा रही हैं, कार्यस्थल पे बहुत तरह के चीजें होती, तो महिलाएं हैं, उनको कैसे अपने प्रॉब्लम को फेस करना है, किस तरह से उस प्रॉब्लम से बाहर आना है। पेरेंटिंग भी हमें करने की जरूरत है अपनी लड़कियों की, और लड़कियों के लिए लड़कों की पेरेंटिंग करनी है। आप हमेशा लड़कियों की पेरेंटिंग क्यों करेंगे? लड़कों की पेरेंटिंग भी करनी चाहिए ना।
सबकी करनी चाहिए। ये महिलाओं का विषय, इसीलिए मैं महिलाओं को पॉइंट लेकर के बोल रही हूँ। देखिए, आप जैसे भाई को बहन से किस तरह से व्यवहार करना सिखाते हैं, उसी तरह बाहर की बच्चियों से भी व्यवहार करना सिखाना चाहिए। ये माँ का दायित्व है। हर माँ अगर ये दायित्व ले तो बेटा क्यों बिगड़े। आप सुन लीजिए, आप पहले बात सुन लीजिए, सारा बीच में मत टोकिए। पहले आप सुन लीजिए, मैं भी आराम से आपकी बातें को सुन रही थी। तो और महिलाएं जो हैं, इनको किसी भी जाति, धर्म, पंथ, राजनीतिक पार्टी से ऊपर रख करके देखना चाहिए। महिलाएं महिलाएं हैं। यदि उनके साथ जाति हो रही है और किसी तरह का भी भेदभाव हो रहा है, कहीं पे भी, किसी क्षेत्र में भी यदि हो रहा है, तो उनको एकदम स्ट्रिक्टली जो भी कानून है उसको अमल में लाते हुए और एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मैं यूपी में जो योगी जी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और धीरे धीरे काफी और सुधार भी आएंगे। और इसमें कोई भी राजनीति, सबके लिए एक समान है कानून। महिलाएं महिलाएं हैं, वो किसी भी पार्टी से, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से नहीं है। और मेरा यही कहना था कि हम बीइंग अ लेडी, हमें अपने अधिकार के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम कहीं पे भी हमारे खिलाफ कोई अत्याचार ना हो, घर हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो। आज हम घर के बाहर निकलते हैं, सिर्फ घर ही हमारा दायरा नहीं रह गया है। हम घर के बाहर निकलते हैं, हमें लेट नाइट भी हमारे जॉब, इस तरह के लड़कियां आज हर फील्ड में है लड़कियां। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो कि हम महिलाओं से अछूता है। तो स्ट्रिक्ट ऐसे रूल, रेगुलेशन और नियम बने हुए हैं, लेकिन उसको कड़ाई से उसकी पालन होनी चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट होना। ठीक है मैम, अब ये सेकेंड राउंड है, इसमें हम सारे प्रवक्ताओं से उम्मीद करेंगे कि मेरा एक सवाल होगा जिसपे आप सभी लोग अपने वक्तव्य देंगे 30 सेकंड से 45 सेकंड के अंदर, सो डेट कि हम मल्टीपल इश्यूज को ले सके। तो मेरा सबसे पहला इशू ये है कि अभी आप समाज में देखें तो हम ब्रॉडली भारत को दो तरह के समाज में आप बांट सकते हैं, एक हिंदू बहुल समाज, एक मुस्लिम बहुल समाज। जैन और बौद्ध और सरदार जी लोगों को भी अगर हम हिंदू में ही काउंट कर लें, तो उसमें जो महिलाओं की स्थिति है और जो मुस्लिम कम्युनिटी में महिलाओं की स्थिति है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर रही हैं, क्योंकि वहां पे जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वो बहुत दबा हुआ है। तो इसको आप किस तरीके से देखती हैं, दोनों के पर्सपेक्टिव में बताइए। श्वेता जी से शुरू करते, फिर नीलम जी, फिर पद्मा जी, फिर कविता जी, जो सीक्वेंस है उसी में। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि अगर इसको हम धर्म के आधार पर देखें कि महिलाओं की स्थिति क्या है, तो धर्म के आधार पर भी बहुत ज्यादा का फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कहा जाता था कि आजादी के जस्ट बाद के कुछ सालों को आप देखें, यानी कि लगभग 10-15 सालों को देखें, तो उस समय जो देश में खास करके जो महाराष्ट्र में, गुजरात में पारसियों की स्थिति थी, तो पारसी महिलाएं बहुत ही सशक्त मानी जाती थी। उनका पहनावा, उनका खान पान, स्वास्थ्य, बहुत तरह से उनकी शिक्षा, सब कुछ बाकी जो दूसरे समुदाय के लोग थे उनसे बेहतर माना जाता था। हालांकि कुछ दूसरी वजह रही जिससे कि वो पिछड़ते चले गए, उनकी आबादी कम हो गई, अब देश में बहुत कम लोग पारसी बचे हैं। हिंदुओं की जहां तक बात है, तो इनमें भी आप दो कैटेगरी कर सकते हैं। इनमें अमीर और गरीब, इनको आप मानिए, सिर्फ हिंदू कहने से नहीं होगा, जिसमें कि गरीबों में चाहे वो ब्राह्मण, राजपूत या फिर दलित या आदिवासी, तमाम लोग हो सकते हैं। यानी कि जिसको सो कॉल्ड अपर कास्ट कहते हैं, जिसको सो कॉल्ड ओबीसी या एससी एसटी कहते हैं, उनमें भी एक कैटेगरी आपको बांटनी होगी। यानी कि जो थोड़ी मिडिल क्लास या जो थोड़ी सी ज्यादा पढ़ी लिखी, थोड़ी रिच फैमिली या नॉर्मल मिडिल, अपर मिडिल क्लास की जो महिलाएं हैं, उनकी स्थिति बेहतर है। जाहिर सी बात है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। लेकिन जहां तक आपने धर्म के आधार पर कहा, तो धर्म में भी अलग अलग कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। और जहां तक आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, और जहां तक जो सो कॉल्ड अपर कास्ट की बात होती है, उसमें भी जो छोटे शहरों और गांव की महिलाएं हैं, उनकी स्थिति आज भी खराब है। यानी कि जिसमें शिक्षा और पैसा दोनों की कमी है, वहां पर महिलाओं की स्थिति आज भी खराब है। मुस्लिमों में हालांकि इससे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि उनमें जो अपर से भी अपर मिडिल क्लास है, उनकी स्थिति ज्यादा बेहतर है। अपर मिडिल क्लास तक की कह सकते हैं कि उनमें शिक्षा जहां है वहां है। बाकी उनमें जो नॉर्मल मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, और जो बाकी नीचे की जो कैटेगरी या कम पढ़े लिखे या फिर जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, जो गाँवों में, कस्बों में या छोटे शहरों में रहते हैं, उनकी स्थिति ज्यादा खराब है। जिसमें कि सबसे ज्यादा जो चीज है वो ये है कि उनके पास संपत्ति कितनी है, उनको शिक्षा कितनी दी जा रही है, और रोजगार उनके पास कितना है। 37% महिलाएं भारत में जो हैं,
वो रोजगार में है जिसमें कि चाहे वो खेतों में काम करने वाली महिलाएं हो या पायलट हो, हवाई जहाज उड़ाने वाली महिला हो, टोटल अगर हम मिला दें तो हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं। पाकिस्तान से तो नहीं है, लेकिन बांग्लादेश से भी पीछे हैं। तो धर्म के आधार पर भले ही आप कह सकते हैं कि मुस्लिम महिलाओं में थोड़ा पर्दा प्रथा ज्यादा है, थोड़ा पिछड़ापन ज्यादा है, लेकिन हिंदुओं में भी जो हमारी अभी भी जो माताएं बहनें जो छोटे शहरों में या गरीबी में जीवन जी रही हैं, उनको भी घूंघट में रहना पड़ता है। वो भी आज भी जैसे मुस्लिम महिलाएं बुर्के में रहने को मजबूर हैं, तो उस तरह से ये भी घूंघट में रहने को मजबूर हैं। बूढ़ी बूढ़ी औरतों को भी आप कस्बों में शादियां और ये सब, तो उनकी बहुत बुरी स्थिति है, वो अपने लिए कोई फैसला नहीं ले सकती है। इससे बुरा और क्या हो सकता है? उनकी शादी, बच्चे पैदा करने, संपत्ति, सारे फैसले पुरुष लेते हैं। जी देखिए, मैं दोनों ही धर्मों की महिलाओं को बिल्कुल भी बराबरी का दर्जा नहीं देना चाहूंगी। हिंदू महिलाओं में हो सकता है बहुत समस्याएं हो, हिंदू महिलाओं के साथ बहुत सारे अत्याचार होते हो, हिंदू बहुल देश है ये, तो वो अत्याचार वैसे भी ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ जब बहुत सारे लोग होंगे तो जो उसके परसेंटेज है वो भी ज्यादा होंगे। लेकिन अगर मुस्लिम समाज की बात की जाए तो मुस्लिम समाज के तो 90% जो अपराध है वो सामने ही नहीं आ पाते। अगर आप सेक्सुअल हरासमेंट की ही बात करें तो वहां पर तो जिस तरह से उनका कल्चर है, वो अपने कजन से शादी कर सकते हैं, तो कजन्स को भी बचपन से ये बात पता होती है कि भाई ये तो मेरी होने वाली बीवी है, कल की डेट में मेरी इससे शादी होनी है, और अगर उसने शादी नहीं की तो उस लड़की के साथ क्या होता होगा, वो बाहर नहीं आ पाता। उसी तरह से जो हलाला है, हलाला को लेकर भले ही चाहे कितनी भी बातें कर ली जाए, लेकिन वो आज भी बदस्तूर जारी है, और समय समय पर हमारे सामने इस तरह की जो न्यूज है वो आती रहती है। वो कुछ ही न्यूज है जो निकल पाती है, क्योंकि जो मुस्लिम समाज है वो बहुत बंधा हुआ समाज है, उस समाज से बाहर बहुत सारी चीजें नहीं आ पाती। जैसे हम हिंदुओं में बहुत सारी चीजें, हम अगर किसी ने बहु विवाह कर लिया तो वो समाज के सामने आ जाएगा, किसी ने किसी को सती करने की कोशिश की, समाज के सामने आ जाएगा, किसी ने दहेज लिया, वो भी कभी ना कभी अगर महिला चाहती है तो कानून के पास जाकर सामने ले आती है। बहुत सारे अपराध जो है वो कानून के अंदर आते हैं, लेकिन मुस्लिमों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो शरीयत के नाम पर करते रहते हैं, और खासकर महिलाओं के साथ करते हैं। और जब से ये बुर्का और जो हिजाब है इसको लेकर सख्त हुआ है मुस्लिम समाज, उसके बाद से तो जो महिलाएं हैं वो बाहर ही नहीं आ पा रही, उनकी आवाज ही नहीं आ पा रही। वो अगर आवाज उठाने भी आती है तो बस वो यही आवाज उठाती है। मैं अपनी एक फ्रेंड की बात करती हूँ जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ी है, उसकी बात करती हूँ। ग्रुप पे वो लिखती है कि मैंने तो अपना बच्चा इसलिए पैदा किया है ताकि मैं उसको धर्म के नाम पर कुर्बान कर सकूं। तो ऐसी सोच है उन महिलाओं की, तो उसको आप कैसे बदल सकती हैं? और अगर मुस्लिम अपराध की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें मुस्लिम युवा, मुस्लिम पुरुष अपराधों में शामिल है, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में शामिल है। अभी कल परसों में एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जो है उसको कहा जा रहा है कि मिनी पाकिस्तान बन रहा है अपराध के मामले में, और वहां पर एक विशेष धर्म के लोग अपराधी के तौर पर गैंगवार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो लोग बाहर इतने सारे अपराध करते हैं, क्या वो अपने घर की महिलाओं के साथ अपराध नहीं करते होंगे? बस क्योंकि एक संकुचित समाज है जिसके बाहर शरीयत के नाम पर बहुत कुछ नहीं आ पाता, इसलिए हमें पता नहीं चल पाता है। ठीक है पद्मा जी। जी देखिए, अब कह रहे हैं कि हिंदू समाज में सब कुछ मतलब बेटर है कंपेयर टू मुस्लिम समाज, ये गलत है। हर जगह हर महिलाएं पीड़ित और प्रताड़ित हो रही हैं, इसका आप जायजा लीजिए। देखिए हमारे यहाँ पे आप कह रही है ना कि ये क्या है वो हलाला, तो हमारे वहाँ नियोगी प्रथा है ना, नियोगी प्रथा है हमारे यहाँ। जिनके बच्चे नहीं होते उनके यहाँ उनको कहाँ भेजा जाता है? किस जमाने की बात कर रही, कहाँ है? एक आध उदाहरण बता दो। ये नियोगी आपने उस पे पढ़ लिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, और ये शब्द आप लेकर आ गई कि मुस्लिम इस तरह जी नहीं, मुझे बताइए कहाँ जी पर नहीं, हुआ है? जी नहीं, जी नहीं। राम रहीम के पास कौन जाते थे? राम रहीम के पास कहाँ जाते? देखिए बीच में बोलती है, बोलनी ही नहीं देगी ये नीलम जी। तो आप हलाला को कर रहे हैं। देखिए एक आध एग्जाम्पल भी दे दीजिए मैम, मैं नहीं बीच में आपको काटूंगी, एग्जाम्पल के साथ बताइए आप। राम रहीम के पास कौन महिलाएं जाती थी? राम रहीम के पास कौन महिलाएं जाती थी? आसाराम बापू के पास कौन महिलाएं जाती थी? वो भी बलात्कारी है, बलात्कारी है वो, बलात्कारी है। और उनके पास जो वो इतना सारा केस बाहर निकले जहाँ पे उन्होंने उनके पतियों को स्टेरलाइज कर दिया है, उनके बच्चे नहीं हो रहे तो इनके पास भेजे जा रहे हैं।
इस तरह की जो वारदात है जो दबी हुई हैं, ये हमारे यहाँ खुलेआम होती है। नियोगी प्रथा जो है हमारे यहाँ एक प्रचलित प्रथा थी, अभी दबी हुई है लेकिन चलती है। एक बात। दूसरी बात यह है कि महिला, मैं भी आपसे यही कहना चाह रही थी भाई राम रहीम कल के हिस्ट्री से नहीं है, आज प्रेजेंस में है। वो एक बलात्कारी है और बलात्कारी बलात्कार ही करता है मैम, वो बलात्कार किया है उसने, कोई नियोग और उसकी प्रथा नहीं वो की है उसने। आप उसको नाम कुछ भी दे दीजिए, आप पता कर लीजिए, नियोगी प्रथा है, अभी भी चल रही है। और एक बात, दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं यहाँ के वो कम पढ़ी लिखी हैं। हमारे यहाँ देखिए 89% ऑफ द क्राइम्स जो वुमेन के अगेंस्ट जो होती हैं वहाँ जान पहचान में होती हैं। आप कह रहे हैं कजन्स में मुस्लिम्स की शादी होती है, साउथ में आ जाइए, साउथ में भी कजन्स की वहाँ शादी होती है, हमारे हिंदुओं में। आपको जानकारी नहीं है शायद। कजन्स के साथ कजन के साथ शादी होती है, कजन्स के साथ शादी होती है, हिंदुओं में नहीं, भाई बहन नहीं। आपने कहा कजन, आपने कहा कजन, हाँ तो आपने कजन कहा था। फैक्ट के साथ बात करो ना प्लीज। हाँ मैं फैक्ट के साथ ही बोल रही हूँ। कजन बोला तो कजन तो मामा का अरे बुआ का बेटा या जो भी है वो भी कजन ही होते हैं, उनके पूरे धर्म में होता है। ठीक है, तो ऐसा है, एक समुदाय क्यों हुआ, एक समुदाय क्यों हुआ? एक छोटा सा रिक्वेस्ट है पद्मा जी, कोई भी छोटा एग्जाम्पल मत लीजिए, वाइड एग्जाम्पल लीजिए। एक दो छोटा जो एग्जाम्पल है ना वो सारे समाज को प्रतीत नहीं करता है। अब जैसे आसाराम का जैसे आपने एग्जाम्पल दिया या राम रहीम का एग्जाम्पल दिया, वो सारे बलात्कार के केस में ऑलरेडी जेल में है, उनके ऊपर तो बलात्कार साबित हो चुका है, वो तो क्राइम में आ गया। हम बात कर रहे हैं ओवरऑल, जैसा ट्रिपल तलाक है या जो आप हलाला की बात करिए, या अगर आपका दिल चौथे पे आ गया तो आप किसी एक को तलाक देके पांचवा शादी भी कर सकती हैं। तो ये तो उत्पीड़न हो ही रहा है ना घर के अंदर। अब चारों में से किसको बराबरी का हक मिल रहा होगा ये तो किसी को नहीं पता। बट एनीवे, आपने अपनी बात पूरी रख दी है। कविता जी आप अपनी बात रखिए, फिर हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं मैडम, फिर अगली बार आप अपनी बात पूरा कर लीजिएगा। कविता जी देखिए, मेरा मानना है कि हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख जो भी धर्म है, इसमें लेडीज बहुत ही लिबर्टी मिली हुई है और हम बहुत ही मान सम्मान सब कुछ करते हैं। मुस्लिम और हिंदू धर्म में महिलाओं का कोई तुलना है ही नहीं। मुस्लिम धर्म में जो महिलाओं का जो है आज के दौर में, हम 80s में हम करेंगे जिस समय वी वर स्टूडेंट्स, हम कभी हिजाब और बुर्के में इतने लेडीज को नहीं देखते थे जितना कि आज देख रहे हैं। पढ़ी लिखी कॉलेज की महिलाएं कॉलेज में जा रही हैं और बुर्के और हिजाब में जा रही हैं। उनकी मानसिकता, उनका जो थिंकिंग लेवल है वो बिल्कुल डिफरेंट है हिंदू से। हमारे हिंदू धर्म में कितनी लेडीज आज के दौर में, हम कॉलेज में घूंघट काट के जाते हैं, कोई नहीं जाता, और हम इसका खुलेआम इसकी निंदा भी करते हैं। लेकिन मुस्लिम समाज में इस चीज को बहुत ज्यादा और सम्मान देते हैं कि हमारी देखो इतनी पढ़ी लिखी है और आज हिजाब में जा रही है, बुर्के में जा रही है, हलाला है तो बहुत अच्छा है, कोई नहीं, उसके खिलाफ कोई नहीं आवाज उठाता जल्दी। जहां तक हमारे समाज में यदि कोई भी इस तरह की बातें, आपने राम रहीम और जिसका भी लिया, सब गलत किए हैं तो गए हैं, जेल की सजा, जेल की हवालात में बंद है वो, तो इसीलिए कोई तुलना उसमें नहीं है। जहां हमारे गलत है तो गलत है, उस चीज पे कार्रवाई होती है और खुलेआम हम उसका समर्थन करते हैं सही चीजों का। तो मुस्लिम और हिंदू धर्म में तो किसी तरह का हिंसा बहुत ज्यादा है मुस्लिमों में, हिंदू का कोई इसमें हम उसको एक तराजू पे नहीं तौल सकते। ठीक है, अब हम आते हैं एक जो हमारा तीसरा सवाल है कि एक सोशल हिंसा हो रही है महिलाओं के खिलाफ, मतलब एक पूरा समाज जो है वो किसी दूसरे समाज के महिला के साथ हिंसा कर रही है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मणिपुर में हुआ वो इंडिविजुअल फाइट नहीं था, इंडिविजुअल रेप केस नहीं था, कि ये नहीं था कि 4 लड़के थे जिन्होंने दारू पी लिया, किसी लड़की को उठा लिया। ये एक सोची समझी एक समाज के द्वारा दूसरे समाज पर किया गया अटैक था। वही हो रहा है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में भी महिलाओं का जो शोषण हो रहा है वो उनको पॉलिटिकल सजा दी जा रही है। मैं इसमें अभी पार्टी पॉलिटिक्स को नहीं ला रहा हूं, लेकिन सबको पता है कि कौन सी पार्टी के लोग और कौन से पार्टी के लोगों को टारगेट करके उनके घर में घुस के उनके महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, और वही कुछ आदिवासी क्षेत्र में भी हो रहा है। तो इस पे भी 30 सेकेंड के अंदर अपनी बात को पूरी करें, क्योंकि अब ये प्रोग्राम लंबा होता जा रहा है।
श्वेता जी से शुरू करते हैं, वही सेम पैटर्न रहेगा। थैंक यू। जी बिल्कुल, ये आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि एक तरफ तो जो पुरुष हैं वो अपने किसी धर्म या जाति को लेकर के बहुत ही ज्यादा जो कट्टर लोग होते हैं वो उसको प्राउड फीलिंग दिखाते हैं, और प्राउड फीलिंग में ये होता है कि वो अपने से जो और दूसरे उनके फॉलोअर्स होते हैं जो उन्हीं की तरह कहीं ना कहीं सोच वाले होते हैं, वो उनको भी, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू, वो सोशल मीडिया के थ्रू, वो फेसबुक ट्विटर कुछ भी हो सकता है, उसके जरिए वो एक ग्रुप तैयार करते हैं और उसके बाद वो टारगेट बनाते हैं, उनके दिमाग में ये भरते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो सकते हैं, वो इधर के लोग हो सकते हैं, उधर के लोग हो सकते हैं, किसी एक समुदाय का दूसरे समुदाय पे हो सकता है, दूसरे का पहले पे हो सकता है। तो वो उनको ऐसा लगता है कि अगर वो दूसरे समाज के की महिलाओं का अगर चीरहरण करते हैं तो इससे वो उस समाज को नीचा दिखाएंगे, और जो पुरुष हैं वो पुरुषों पर हमला करना उनके लिए उतना आसान नहीं है। मान लो कि वो भी हमले कर दें, उनके पास भी नियोजित हथियार हो या उन्होंने भी अपनी प्लानिंग कर रखी हो, तो उनसे लड़ना आसान नहीं है। तो इसलिए वो एक धर्म विशेष के दूसरे जो उनके अगेंस्ट वाले हैं, उनकी महिलाओं को, जिनको कहीं ना कहीं वो खुद से कमजोर समझते हैं और उनके पुरुषों से भी, उनके परिवार के कमजोर समझते हैं, तो आसान टारगेट कौन है? महिलाएं। और समाज में हमारे इस तरह की स्थिति और मानसिकता पैदा की गई है कि महिलाओं को के कंधों पर ही घर की इज्जत, परिवार की इज्जत, समाज की इज्जत, सबका आपने बोझ डाल रखा है। यानी कि जैसे कि पहले भी किसी ने कहा था कि अगर किसी, शायद नीलम जी ने कहा था कि किसी लड़की के साथ रेप होता है तो वो क्यों किसी से बताने में डरती है, क्यों उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराती है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसी का शीलहरण हो गया, उसी का सब कुछ चला गया, उसी की गलती है, उसी को नीचा दिखाया जाएगा, किसी अच्छे परिवार का लड़का उससे शादी नहीं करेगा। तो ये धर्म वाले जो लोग हैं वो अपने परिवार की महिलाओं के साथ ना करके, अब मानसिकता तो वही है उनकी गंदी मानसिकता, तो वो दूसरे समाज की महिलाओं को टारगेट करेंगे जिससे कि एक साथ दो वो काम कर ले, एक तीर से दो निशाना कर ले। एक तो सामने वाले की महिलाओं की इज्जत आपने लूटी, तो ये हो गया कि उनकी इज्जत हमने लूट ली, उस पूरे समुदाय को नीचा दिखा दिया, और दूसरी कि अपने कुकृत्य को करके और अपने दिमाग और अपने शरीर को भी उन्होंने एक फीड दे दिया। तो ये है इसके पीछे जो मानसिकता है। जी बिल्कुल, आपने दो तीन कैटेगरी बताई, उसमें एक और कैटेगरी जोड़ना चाहती हूँ मैं। लव जिहाद भी इसी का एक रूप है। लव जिहाद के जरिए भी यही किया जाता है कि मुस्लिम जो है हिंदू लड़कियों, अपराध ही है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनको सिर्फ इसीलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि वो हिंदू है, और मुस्लिम लड़के चूंकि करेंगे और अपने धर्म में लेके आएंगे तो एक तरह से अचीवमेंट है उनके लिए। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये सॉफ्ट टारगेट होती महिलाएं किसी भी धर्म में। फिर से मैं कहना चाहूंगी, मैं कहीं कभी ये नहीं कहूंगी कि अयोध्या की ही बात कीजिए या पश्चिम बंगाल की बात कीजिए, आप उन्नाव की बात मत कीजिए या आप मणिपुर की बात मत कीजिए। जब भी महिलाओं के साथ अपराध होता है तो पूरा का पूरा समाज उसके लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें राजनीतिक पार्टियां भी आती हैं। लेकिन चूंकि राजनीतिक पार्टियों को राजनीति करनी होती है, लेकिन हम ना करें राजनीति, कम से कम हम अपनी जो दृष्टि है वो उधर रखें कि भाई उस महिला को, उस लड़की को या एक समूह के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको न्याय दिलाने की दिशा में चले। और इसके लिए बहुत विस्तृत सोच चाहिए होगी जो कि हम नहीं कर पाते, क्योंकि जिस दिशा में सोच चलती है शायद हम महिलाएं भी उसी दिशा में चल पड़ती हैं और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होकर उस दिशा में सोचने लगती है जिस दिशा में सोचने के लिए ये जो पुरुष समाज है बहुत अच्छा नहीं लग रहा है मुझे ये शब्द इस्तेमाल करने में, लेकिन पुरुष समाज ही हमें डायरेक्ट कर रहा है कि आपको इसी दिशा में सोचना है, आपको इस दिशा में सोचना है। अगर किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने इस तरह से कर दिया है तो भाई आपको बीजेपी वालों का गिनाना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी के नेता का नहीं गिनाया जाएगा। तो ये जो सोच है इससे ऊपर उठकर उस महिला के बारे में सोचना होगा। और सबसे बड़ी चीज, समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। जो हम सोचते हैं महिला की इज्जत लुटी तो उसकी इज्जत चली गई, पूरे समाज की इज्जत चली गई। जिस दिन इस सोच से हम ऊपर उठ जाएंगे कि उसके साथ गुनाह हुआ है, गुनहगार को सजा दिलानी, उस दिन शायद थोड़ा बदल जाए ये समाज। पद्मा जी। हाँ जी, तो बहुत बातें हो रही हैं कि भाई वहां पे उस समाज में ये हो रहा है। अभी मैं बात करती हूँ, हमेशा मैं यही बात कहती हूँ कि भाई हमारी जो हिंदू महिलाएं हैं, कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने तलाक लिया है, मतलब जिनको ऑफिशियली जो डिवोर्सी हैं, जिनको एलिमनी मिलती है,
कितनी है, कितनी महिलाओं को तो वो ले जाके वहां पे अपने मायके छोड़ के आ जाते हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं होता है, ना उनके माँ बाप उसे देखने की पसंद करते हैं, मतलब उनके माँ बाप भी उसको सपोर्ट नहीं करते, ना उसका पति उनको सपोर्ट करता है, ना ससुराल वाले ले जाते हैं। तो ऐसी कितनी ही महिलाएं पड़ी हैं घरों में जिनका कोई ये नहीं है। क्यों हमारे यहाँ मतलब एक समय के बाद में उस लड़की की दूसरी शादी क्यों नहीं करवाते, ना माँ बाप करवाते हैं, ना समाज करवाता है, लड़की पड़ी रहती है। और कितनी सारी बेवाएं जो मतलब विधवाएं हैं, जो बनारस में कितनी सारी विधवाएं हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं, उनको कोई देखने वाला है नहीं है। हिंदू समाज में प्रॉब्लम क्या है कि महिला का सम्मान जो है ये पति के सम्मान के साथ या पिता के सम्मान के साथ ही जुड़ा हुआ है। महिला अगर पति नहीं है तो वो मतलब वो अपशकुनी हो गई। हाँ, किसी भी शुभ काम में उसको नहीं बुलाया जाता, उसको सामने नहीं रखा, उसको पीछे रखा जाता है। इस तरह का उसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते, सुबह उठकर चेहरा देख लिया तो वही जैसे अपराध हो गया। इस तरह की जो घिनौनी हरकतें जो हिंदू समाज में हैं, तो इनके खिलाफ क्यों कब लड़ेंगे हम? मैं हमेशा कहती हूँ हमारी जो महिलाएं, जो इतनी सारी महिलाएं, आप गांव देहात में जाके देखिए, पति ने कितनी महिलाओं को शादी करके लेके भी नहीं गए हैं, वहां छोड़ दिया। पंजाब में भी आपने देखा होगा कितनी सारी महिलाएं ऐसी पड़ी हैं जो कनाडा के शादी करते, कनाडा का रिश्ता ले आते हैं, वो पति जाके दहेज ले जाता है, फिर वहां लड़की को यहाँ छोड़ देता है। क्यों? लड़कियों की दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए भाई। बेटा अगर 2 साल या 1 साल, 1.5 साल या 3 साल के बाद में अगर पत्नी नहीं आई वापस, तो उसकी शादी कर देते हैं ना। क्यों बेटियों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है? इसके बारे में कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो लॉ बनना पड़ेगा ना, कुछ तो लाभ बनना पड़ेगा। आप शरिया कर रहे हो तो हमारे इसमें भी कुछ करना चाहिए कि इन लड़कियों की शादियां हो। पहले मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर हिंदू महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मुस्लिम पुरुषों को ये हक मिल गया कि वो अपनी महिलाओं पर अपराध कर सके। सिंपल सी बात। ये भी बात सही। कविता जी, देखिए, महिलाओं की बात चल रही है तो सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के सबसे प्रचलित मानव अधिकार उल्लंघनों में से एक है, खिलाफ जो हिंसा होती है महिलाओं के खिलाफ। हाल ही में WHO का भी एक सर्वे है, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, कि 3 में से 1 महिला कहीं ना कहीं शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित होती हैं, कहीं भी किसी भी फील्ड में। तो ये हिंदू ने, और कुरीतियां हैं, हर समाज में कुरीतियां हैं, और उसमें काफी सुधार भी आ रहा है आज के जमाने में। अब रीमैरिज भी होती है, विडो की भी रीमैरिज होती है, तो बहुत सारे अर्बन एरियाज में होती है। तो इसके लिए देखिए कहीं ना कहीं हमें अपने आप ही सुधार अपने आसपास में लाना पड़ेगा। हम जो देख रहे हैं, बीइंग अ लेडी, हम लोग को खुद, जो लेडीज के साथ में यदि इस तरह का भेदभाव हो रहा है, तो हमें खुद आगे धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा, हम खुद आगे आएंगे। आज के डेट में यदि अर्बन एरिया में तो बहुत कम हो गया है। आज की डेट में आई एम अ विडो, मैं खुद एक विडो, मैं ढंग से रह रही हूं। तो ये कहां से आता है कि आप उस तरह से आप अपब्रिंगिंग अपने लेडीज को समाज में यदि है, जो भी इस कर सकते हैं समाज का उत्थान, वो आगे आए और करें, इस चीज को सुधार लाएं। कुरीतियां तो हर जगह हैं, बहुत बदलाव हुआ है। पहले तो सती प्रथा था, आज के डेट में नहीं है, धीरे धीरे तो चेंज हुआ। इसी तरह से चेंज हो रहे हैं, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं या एक धर्म में नहीं, सभी धर्मों में ये चीजें। ठीक है, अब हम एक ओपन डिस्कशन छोड़ेंगे 3-4 मिनट के लिए। इसमें हमने जो इंट्रोडक्शन दिया था, जो पॉलिटिकल, जिस तरीके से भारत में पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन हो रही है जाति, धर्म और मजहब के हिसाब से वोटर्स को देखते हुए, अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम अयोध्या पे ही डिस्कशन कर रहे थे, अभी 10 बजे भी हमारा एक डिस्कशन है अयोध्या पे। जिस तरीके से अखिलेश ने उस लड़की के ऊपर ही डाल दिया है कि उसका ही DNA टेस्ट कराया जाए और उसका ही लाइव डिटेक्टिव टेस्ट कराया जाए, यानी कि किसी भी तरीके से एक मुस्लिम बलात्कारी को बचाने के लिए बच्ची को ही, यानी कि जिसके साथ अपराध हुआ है उसी को विक्टिम बना दिया जाए। तो ये ओपन डिस्कशन है, शुरू करेंगे श्वेता जी से, नीलम जी से, पद्मा जी से, कविता जी से, लेकिन कोई भी एक दूसरे को इंटरप्ट कर सकता है, लेकिन उतना ही करिए कि प्रोग्राम में साउंड एक दूसरे का जा सके। सब लोग एक साथ बोलेंगे तो नहीं जा पाएगा, तो एक दूसरे। DNA टेस्ट तो लड़की का ही होता है, ये तो बात माननी पड़ेगी, बाकी का मैं सपोर्ट नहीं करेंगे। DNA टेस्ट तो लड़की का ही होगा, विक्टिम का ही होगा।
तभी तो मैम, पता चलेगा आप ना। कौन से मेडिकल कॉलेज से ये सब ज्ञान लेके आई है, मुझे भाई नहीं उसका पता। डीएनए DNA टेस्ट कैसे का करोगे मतलब आप? दोनों के टेस्ट को मिलाकर जो टेस्ट आता है ना मैम, उसको बोलते हैं डीएनए टेस्ट। कहाँ से आप सीख कर आ रही कि लड़की का तो ही फिर होगा? आप, हाँ तो डीएनए किस टेस्ट, सोच के साथ आप बैठे हो यहाँ पे, लड़कियों का पक्ष लेकर आप बैठे हो और लड़कियों पर ही सवाल उठा रहे हो कि डीएनए टेस्ट तो लड़की का ही होगा। उसका मैच किससे होगा लड़की, मैम? मैच किससे करवाया जाएगा? एक मुझे ये मिनट बताओ, एक मिनट डीएनए एक टेस्ट आपको मिनट पता नीलम क्या जी, होता एक है? मिनट। हाँ पता है, मुझे पता है। मैं जो नहीं विसरा पता का जो आपको? टेस्ट होता है, विसरा का जो टेस्ट होता है वो लड़की के मैम, शरीर से ही रेप निकला। बहुत पहले हुआ है, आज की डेट में रेप नहीं हुआ कि विसरा होगा। डीएनए टेस्ट और 2-2.5 विसरा साल से दो हो अलग रहा है। अलग चीज है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो श्वेता जी डीएनए आपकी टेस्ट तो बात फिर है। वहां से विसरा लेके फिर इसका मैच करेंगे ना। तो फिर रोहित जी आपने क्यों कहा कि लड़की के ऊपर डाल दिया कि लड़की का डीएनए मैम, टेस्ट होना आपको चाहिए? ये बयान में थोड़ी भी वो नजर नहीं आ रही है कि ये कुछ गलत कहा है? अखिलेश यादव ने, सांसद है वो, तो अपने दल अखिलेश के यादव को लीडर है मैंने वो, सपोर्ट तो और नहीं वो किया इस ना, तरह आप की क्यों? बात कर रहे हैं चलिए कि मैं डीएनए बताती हूँ टेस्ट करवा लो। अरे पद्मा जी, डीएनए एक टेस्ट तो मिनट कानून के लिए करवाएगा बहस ही, ना करके आज नहीं नॉर्मल तो बात कल ये है। करवाएगा ही। सुनिए लेकिन आप मैं मुझ पे बताती हूँ। सवाल डाल देना कि डीएनए मैं टेस्ट बेमसानी करवाओ, से जो दोषी हो फिर मैं उसकी आप बात लोगों को वो पहले करो। बता दूं कि प्रोसेस क्या होता है। वो इसलिए डीएनए देखिए, टेस्ट की बात हो रही है कि जो लड़की है उसके पेट में किसका बच्चा है। यहाँ दो चीजें हैं। पहले उस बच्चे जो भी उसके पेट पे बच्चा है उसका डीएनए लिया जाएगा, और जिन लोगों पर शक है उनका डीएनए लिया जाएगा। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक हाई लेवल अथॉरिटी जो बनती है उसके अंतर्गत उसकी चेकिंग होगी। यहाँ तक तो सब ठीक है कि आप टेस्ट कराइए। लेकिन अगर टेस्ट में मान लीजिए कि गैंगरेप हुआ है, दो लोगों पर उसने आरोप लगाया है, किसी एक का डीएनए आएगा, दूसरे का डीएनए उसमें फेल होगा, नहीं माना जाएगा, तो यहाँ पर ये बात फेल हो जाती है। तब तो दूसरा व्यक्ति बच जाएगा, चाहे वो मेल व्यक्ति जो मेल अक्यूज है मोहित खान, या तो वो बच जाएगा या उसका जो नौकर है वो बच जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज गलत हो गई। टेस्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ बच्ची माइनर है, पॉक्सो लगेगा, 12 साल की बच्ची है और वो प्रेग्नेंट है। और अगर अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं, टेस्ट तक तो बात चलो समझ में फिर भी आती है, लेकिन अगर अखिलेश यादव ये बोल रहे हैं कि लाई डिटेक्टर टेस्ट, एक 12 साल की बच्ची जिसके साथ 2.5 साल से इस तरह की घटना हो रही है, उसका आप लाई डिटेक्टर टेस्ट तो आप पहले उन दोनों आरोपियों का कराइए। ये बच्ची का, ये जो भी जिसके साथ घटना हुई है उसका श्वेता जी, पॉइंट यही है कि भाई आप बच्ची के लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात कर रहे हो, आप आदमी का लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात नहीं कर रहे हो। मैं रूल बता रही हूँ। कोर्ट से परमिशन ली जाती है और अभी नहीं होता। अभी पहले पुलिस अपनी जांच करेगी, उस शख्स की गिरफ्तारी भी हो सकती है जिसके ऊपर आरोप है, और तुरंत होगी क्योंकि ये पॉक्सो के अंतर्गत आएगा। अभी इतना बचाव करने की या कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। और उसके बाद पुलिस जब चार्जशीट दाखिल करेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा पॉक्सो के अंतर्गत, और उसके बाद 1 महीने के अंदर में सारा कुछ करने की कोशिश की जाएगी, और तब अगर जरूरत पड़ी तो फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा, और तो भी कोर्ट से परमिशन लेकर के सामने वाले शख्स की मर्जी के साथ ये टेस्ट होता है। ये जो नॉर्मल प्रोसेस और है उस बच्ची के साथ कोर्ट भी नहीं कहेगा कि करो, होगा तो उस व्यक्ति के साथ ही होगा जिस पर ये आरोप लगा है। ये प्रोसीजर लड़की पहले ही माइनर है। पॉक्सो एक्ट में डायरेक्ट अरेस्ट होता है ना, उसके बाद में इतनी देर के लिए क्यों सोच रहे हैं? इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए ना पॉक्सो में। बिल्कुल अभी तक क्यों सोच रही है? तमाशा चल रहा है ये बुलडोजर किस लिए? बुलडोजर नहीं, पहले उसको अरेस्ट करो ना। होना चाहिए। प्रोसेस ये, आप पॉलिटिकल पार्टी इतने बड़े नेता होकर वो और इस तरह वहाँ की जो सरकार है वो उसका अपना फैसला है कि अगर उनके पास कोई बेनामी संपत्ति है, जी नहीं, अगर वो इस तरह की illegal चीजों- देखिए बेनामी संपत्ति आप बुलडोज, हर कोई भी सरकार, देखिए ये अलग बात है, ये अलग बात है, ये अलग बात है। रेप और इलीगल प्रॉपर्टी में दोनों का लिंक कैसे होता है भाई? रेप और उसको कैसे लिंक करोगे? सामने आ गया तो उसके ऊपर मतलब जांच हो रही है कि क्या उसके ऊपर संपत्ति है, थाना उसी की जमीन पर है, थाना रेंट पे चलता है उसी की जमीन पे, वो थोड़ा अलग मुद्दा है। वो अलग मुद्दा है, इसके साथ कैसे लिंक करोगे आप? मिलाने की जरूरत नहीं वो है। सरकार अपने तरीके से कर रही है, वो एक अलग मुद्दा है, अलग और केस है उसका। अगर अखिलेश यादव इतनी बड़ी बात आकर सोशल मीडिया पर कहते हैं, तो अगर कल को वो व्यक्ति दोषी साबित होता है तो क्या अखिलेश यादव इस्तीफा दे देंगे अपने पद से? मैम
नहीं नहीं, इससे पहले जितने भी हुए थे उन्नाव का और ये हाथरस का केस हुआ था, भाजपा ने क्यों चू नहीं किया? क्यों चू नहीं किया? आपकी घड़ी भी वहीं पे अटकी हुई है, आपकी घड़ी भी वहीं पे अटकी हुई है, आपकी घड़ी भी वहीं पे अखिलेश यादव और मोहित खान पे अटकी हुई है। आगे आप तो बढ़ी नहीं रही है, आप तो आगे बढ़ी नहीं रही है, वहीं पे अटकी हुई है, क्योंकि ये अगले धर्म का है बंदा, इसलिए आप वहीं पे अटकी हुई है। नहीं, आप बात ही नहीं करना चाहते, आपको तो बस यही है कि उनको नेल डाउन करना है। आप बाकी देखिए कितने सारे कांड हुए 6 महीने पहले जो हुआ था बीएचयू में, उसमें तो बीजेपी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, उनको गैंगस्टर 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 एक्ट पे अटैक किया। ठीक है, अब रैप अप करते हैं। गैंगस्टर एक्ट कैसे लगेगा रेपिस्ट पे, मुझे बताइए। ठीक है, रैप अप करते हैं। सब लोग सिर्फ एक एक लाइन बोल दीजिए। वैसे तो मैं प्रोग्राम एक शब्द होता है मैम, PIN, दायर कीजिए, पूछिए कि कैसे लगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुरू करते हैं। श्वेता जी जल्दी से एक लाइन में, बस उससे ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 45 मिनट। कि सबसे पहले हमें सामाजिक सुधार की जरूरत है, उसके बाद ही हम लॉ एंड ऑर्डर या सरकारों को सुधार सकते हैं। और जितने भी कानून बनाए जाए, हार्ड से हार्ड कानून बना लीजिए, ठेंगा नहीं होने वाला जब तक कि उनका एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं होगा। बस ठीक है, नीलम जी जल्दी से। जी बिल्कुल, मैं भी इसी बात से सहमत हूँ। जब समाज की सोच बदलेगी उसके बाद ही जो आगे की चीजें वो बदलेगी, और महिलाओं को फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, उसके बाद ही समाज बदल पाएगा। ठीक है, पद्मा जी एक लाइन में प्लीज। पहले तो महिलाओं को अपने जो मतलब 33% की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो हमें चाहिए, हमारा हक चाहिए कि हम भी लॉ मेकर्स बने। नहीं तो हम हमेशा उन्हीं के भरोसे रहेंगे कि वो जो लॉ बनाएंगे हम उसके भरोसे रहेंगे। फिर भी तो महिला तो 50% है, आपको 50%। हम तो 50% मांग रहे हैं, हमको 33% ही नहीं मिल रहा ना। जो कविता जी एक लाइन में। सामाजिक सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लस जो भी नियम बने हुए हैं उसको स्ट्रिक्टली कड़ाई से उसका फॉलो करना पड़ेगा, और जो नहीं करते हैं इमीडिएट एक्शन उस पर लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाओं से जुड़े बहुत सारे मुद्दे थे, अभी मुझे बहुत सारे सवाल और पूछने थे, बट ऑलरेडी 47 मिनट हो गया है, तो प्रोग्राम को इतना लंबा नहीं खींच सकते, क्योंकि चैनल पे चलना होता है और फिर उसका टाइमलाइन होता है, जिसकी वजह से प्रोग्राम कट जाता बीच में ही। तो हम सोच रहे हैं कि इस पे एक बार फिर डिबेट करेंगे, और इस बार हम टारगेटेड डिबेट करेंगे, क्योंकि आज हमने वाइड डिबेट कर दिया है, और इसके बाद हम टॉपिक वाइज डिबेट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें ऐसे ही होगा, सिर्फ महिलाएं होंगी जो महिलाएं से रिलेटेड अपनी समस्याओं पे अपने अपने विचार देंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पद्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नीलम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और श्वेता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।